नमस्कार। राज्याभिषेक के पूर्व हुए पुष्यमित्र के विवाह समारोह में केवल नगर के कुछ चुनिंदा और विश्वस्त लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन लोगों में से भी एक ने उनकी हत्या का प्रयत्न किया। दरअसल मृतक राजा बृहद्रथ के 3 विवाह हुए थे। उनमें से दूसरी रानी सौम्या के पिता वीरभद्र मगध की सेना में ही सेना नायक के पद पर थे। बृहद्रथ के मारे जाने के बाद अन्य रानियों के समान सौम्या को भी राजमहल खाली करना पड़ा तथा वह बौद्ध धर्मगुरु बादरायण के मठ में जाकर भिक्षुणी हो गई। लेकिन मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रही। उसने ही बादरायण की सलाह पर अपने पिता के घर जाकर तब तक अनशन किया जब तक कि पिता ने पुष्यमित्र की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने की स्वीकृति नहीं दे दी। अब समस्या यह थी कि पिता वीरभद्र को तो विवाह समारोह में निमंत्रित ही नहीं किया गया था, अतः एक व्यापारी का अपहरण किया गया और उसके निमंत्रण पत्र पर वीरभद्र विवाह समारोह में शामिल हुआ। लेकिन सौम्या की माँ को ही यह गतिविधि पसंद नहीं आई और उसको लगा कि बेटी के कारण यह तो मेरे सुहाग के प्राणों पर संकट आ गया है। उसने जाकर वधू अरुंधति को इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी, साथ ही अपने पति की जीवन रक्षा की गुहार भी लगाई। परिणाम स्वरूप विवाह समारोह में भेंट देते समय जैसे ही वीरभद्र ने एक कटार से पुष्यमित्र पर प्रहार करना चाहा, सजग अरुंधति ने उसका हाथ पकड़ लिया। आनन फानन में सैनिकों ने आक्रमणकारी को धर दबोचा गिरफ्त में ले लिया। डेमेट्रियस को पराजित कर न केवल मगध की सीमाओं से बल्कि समूचे आर्यावर्त से बाहर खदेड़ने वाले महानायक पुष्यमित्र के राज्यारोहण समारोह में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। विदर्भ, आंध्र और कलिंग को छोड़कर शेष सभी राजा समारोह में सम्मिलित भी हुए। विदर्भ की राजधानी साकेत पर डेमेट्रियस द्वारा किए गए हमले के दौरान पुष्यमित्र द्वारा की गई सहायता के बावजूद वहाँ के राजा के मन में पुष्यमित्र के प्रति सद्भाव नहीं था। विदर्भ चंद्रगुप्त व अशोक के काल में मगध साम्राज्य का ही अंग था, किंतु बाद में जब कमजोर शासक बने तो उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पुष्यमित्र की बढ़ती शक्ति को देखकर वहाँ के राजा यज्ञसेन को भय था कि कहीं उसे राज्यच्युत न होना पड़े। खैर, राज्यारोहण समारोह के बाद महर्षि पतंजलि ने सभी उपस्थित राजाओं के साथ चर्चा की। महर्षि ने राजाओं से कहा कि हिमालय से हिंद महासागर तक फैला यह देश भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। यहाँ के निवासियों का जीवन दर्शन एक समान है, अतः विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए सबको एकता के सूत्र में बंधकर रहना अत्यावश्यक है। एक सूत्र का अर्थ यह नहीं है कि सब एक ही राजा के अधीन हो जाएं। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक के कार्यकाल में सब नरेश उन्हें कर देते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस व्यवस्था के चलते राज्यों की स्वतंत्रता कम हो गई थी। अतः आज समय की मांग है कि देश के सभी राजा अपने आप में स्वतंत्र हों, किंतु किसी एक पर भी यदि कोई बाहरी शत्रु आक्रमण करे तो सभी एक योग्य राजा के नेतृत्व में मिलकर उसका मुकाबला करें, ताकि कोई विधर्मी विदेशी शत्रु हम पर शासन करने न आ पाए। मेरा प्रस्ताव है कि देश में पुनः पूर्व काल की चक्रवर्ती राजा वाली प्रथा चलाई जाए। महर्षि द्वारा प्रतिपादित चक्रवर्ती राजा और सम्राट के अंतर की व्याख्या इतनी स्पष्ट थी कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। मगध राज्य को चक्रवर्ती राज्य की उपाधि देने हेतु अश्वमेध यज्ञ की योजना बने, यह भी सभा में सुनिश्चित हो गया। इधर देश को सुरक्षित और समर्थ बनाने की कार्य योजना चल रही थी, तो बादरायण इन राष्ट्रपुत्रों को नीचा दिखाने की अपनी उधेड़बुन में जुटे हुए थे। विधवा रानी सौम्या और उसके पिता को प्राणदंड के स्थान पर देश निकाला दिया गया, क्योंकि माँ ने ही पुष्यमित्र की हत्या की योजना को बताकर नई महारानी से दया याचना की थी। किंतु सौम्या के मन का दुर्भाव समाप्त नहीं हुआ था। यह परिवार मगध की सीमा के बाहर विदर्भ राज्य में रहने लगा। वहाँ के राजा यज्ञसेन ने भी वीरभद्र को मगध का शत्रु मानकर
उसे अपनी सेवा में ले लिया। नियत समय पर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और विधि विधान से अश्व को छोड़ा गया। सभी राजाओं को यह संदेश भी भेज दिया गया कि मगध राज्य ने यवनों को देश से बाहर निकालकर यह सिद्ध कर दिया है कि यह राज्य देश और समाज का नायक बनने योग्य है। जो भी राज्य इस बात से सहमत हैं उन्हें हमारा समर्थन करते हुए अश्व को अपनी सीमा से सकुशल जाने देना चाहिए। अश्व की रक्षा हेतु मात्र 10 सैनिक साथ रहेंगे। असहमत राज्य चाहें तो अश्व को पकड़ सकते हैं, उनसे अश्व छुड़ाने हेतु हम सेना को भेजेंगे। इस संदेश के प्रत्युत्तर में देश के अधिकांश राज्यों से बधाई संदेश प्राप्त हुए। केवल उन्हीं 3 राज्यों ने उत्तर नहीं दिया जो राज्याभिषेक में भी सम्मिलित नहीं हुए थे। अश्व निर्विघ्न सभी राज्यों में घूमता रहा, किंतु जब वह विदर्भ में आया तो एक रात अकस्मात गायब हो गया। विदर्भ के कुटिल राजा में सीधे चुनौती देने की तो हिम्मत थी नहीं, किंतु वह मगध के प्रयत्नों को भी असफल करना चाहता था। अतः उसने बौद्ध महाप्रभु बादरायण की सम्मति से सौम्या के पिता वीरभद्र को अश्व चुराने की जिम्मेदारी दी और कहा कि अश्व को एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाए। अगर युद्ध हो और विदर्भ की पराजय होती दिखे तो अश्व को मार दिया जाए। विदर्भ की सीमा में अश्व के गायब होने का समाचार मिलने पर राजा यज्ञसेन से पूछा गया तो योजनानुसार उसने अनभिज्ञता जता दी और जवाब भेजा, हमने अश्व को पकड़ा नहीं है, वह कहाँ है यह हमें ज्ञात नहीं है, हम उसकी पहरेदारी करने को बाध्य नहीं थे। इस उत्तर के पहुँचने पर मगध की सेना ने विदर्भ पर 3 ओर से हमला कर दिया। प्रत्येक सैन्य दल 50-50 हजार सैनिकों का था। तभी यज्ञसेन का भतीजा माधवसेन भी मगध सेनापति से आकर मिल गया व उसके सहयोग से न केवल विदर्भ की सेना बुरी तरह पराजित हुई बल्कि यज्ञ का अश्व भी सकुशल मिल गया। युद्ध में षड्यंत्रकारी राजा यज्ञसेन व अश्व चुराने वाला वीरभद्र भी मारा गया। विदर्भ का हश्र देखकर आंध्र व कलिंग राज्य ने भी मगध को चक्रवर्ती स्वीकार कर लिया गया। मगध का सहयोगी माधवसेन अब विदर्भ का राजा बन गया। यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के अवसर पर महर्षि पतंजलि ने सभी उपस्थित नरेशों को नवयुग के आगमन की बधाई देते हुए कहा कि हम बौद्ध मत को भी भारत की अनेक जीवन मीमांसाओं में से एक मानते व उसका आदर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु संपूर्ण समाज को किसी भी एक जीवन मीमांसा को अपनाने के लिए बलपूर्वक विवश नहीं किया जा सकता। राज्य संचालन में तो यह किया जाना कतई व्यवहारिक नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हम भारतवासियों को सुमति और शक्ति दे, जिससे हम अपने देश को स्वतंत्र, सबल और समृद्ध बनाने में सफल हों। आइए हम भी ईश्वर से वही प्रार्थना करें, क्योंकि वह सार्वकालिक सर्वाधिक उपयुक्त प्रार्थना है ना मित्रों।